नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्षी दलों की ओर से दिए गए नोटिस पर अलग अलग विपक्षी दलों के 7 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि हम देश के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनको हटाने के लिए विश्वास यानी कि जो प्रस्ताव है उस पर नोटिस दे रहे हैं। इस नोटिस पर इंडिया गठबंधन के तहत आने वाले तमाम राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा के 72 साल के इतिहास में नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। इस नोटिस के बाद सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष की आवाज उठाई कि अविश्वास प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाया गया जो पिछड़े वर्ग और किसान परिवार से आता है और जो बिना पक्षपात के राज्यसभा की कार्रवाई चलाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ दिया गया यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत दिया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि राज्यपाल यानी कि माफ कीजिएगा, राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अलग अलग राजनीतिक दलों का विश्वास है और इसी वजह से इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस दिया गया है। लेकिन बीजेपी लगातार कई तरह के आरोप उठाती हुई नजर आ रही, क्योंकि ना तो विपक्ष के पास नंबर है इसके लिए। अगर मैं लोकसभा के नंबर गेम की अगर बात करूं तो मौजूदा सदस्य 542 है, जिसमें बहुमत में 272 चाहिए होते हैं। एनडीए के पास 293 है, इंडिया के पास 233 है और अन्य के 16। और अगर मैं राज्यसभा के नंबर की बात करूं तो मौजूदा सदस्य 231 है, बहुमत के लिए 116 चाहिए होते हैं, जिसमें से एनडीए के बाद 119 है, जबकि इंडिया 84, अन्य 28 है। तो वहीं जिस प्रकार से लगातार गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, अडानी और सोरोस का मुद्दा भरपूर तरीके से सदन में उठाया जा रहा है, तो लेकिन इसके तहत लगातार अब सभापति को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन इस पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खड़गे ने क्या आरोप लगाया, वो बयान सुनाते हैं आपको। पहले सदन को चलना चाहिए क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। नहीं, संविधान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है, पार्टी से होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। जिस प्रकार से लगातार सोरोस का मुद्दा उठाते हुए सत्ता पक्ष नजर आ रहा है, तो जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव जहां धनखड़ के खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या नंबर है क्या, और जो 14 दिन का समय होता है, क्या समय है क्या, क्योंकि 20 तारीख को तो कार्रवाई खत्म हो जाएगी, तो कैसे ये प्रस्ताव पास होएगा। तो कुल मिलाकर जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी सोरोस के मुद्दे से भागना चाहती, कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से 72 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया हो, तो वहीं लगातार संसद में खूब पुरजोर तरीके से हंगामा पुरजोर तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अडानी का मुद्दा विपक्ष नहीं छोड़ना चाहता है और सत्ता पक्ष लगातार सोरोस का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाता हुआ नजर आ रहा। संसद में अब आर पार का
पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। तो जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि संसद में लगातार विघ्न पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट बता दें, जहां लगातार इस मुद्दे पर सियासत भी पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है। सदन क्यों नहीं चल रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है जो सत्ता पक्ष में बैठे सभापति है वो ही सदन नहीं चलने देना चाहते क्योंकि वो पक्षपाती रवैया अपनाते हैं। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वही कई गंभीर आरोप तो लगाए गए हैं और उस सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। उनसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करती हूँ। तो वही भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास तिवारी, अमित तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, पंकज रस्तोगी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित तिवारी आपके पास आऊंगे। विपक्षी पार्टियां अपना विरोध तो जता रही हैं। 72 साल बाद ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव आ गया हो, लेकिन क्या आपके पास नंबर है क्या? देखिए, ये विपक्ष के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन की स्थिति थी। में जो एक कदम लाना पड़ा राज्यसभा में पहली बार, वो हृदय विदारक है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि जिस प्रकार से उप राष्ट्रपति जी का, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति, उनका रवैया विपक्षी सांसदों को उनकी आवाज को ना उठाना और उनकी आवाज को दबाने का रहा है, वो वास्तव में किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक परिपाटी को फॉलो नहीं करता है। हम सभी इस बात को लेकर स्वस्थ हैं कि हमारी रणनीति के तहत हमने लाया इस चीज को, और वो हमें, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, किसी को जातियों से बता सकती है, किसी को धर्म से बता सकती है, लेकिन हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है कि अगर कभी कोई ऐसी आपात की स्थिति आएगी, ऐसी कोई दिक्कत समस्या आएगी, तो कानून के प्रावधानों के अनुसार ही तो हम नहीं करके आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां पर हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि संसद के अंदर सारगर्भित तरीके से जनहित के मुद्दों पर बातचीत हो, जिससे विकास का एक नया डेवलपमेंट और एजेंडा तय किया जा सके। दूसरी ओर सरकार इस संसद के शीतकालीन सत्र को बिल्कुल स्थगन की स्थिति में ले जाकर के खत्म करना चाहती है। देखिए, आज हमारे प्रतिनिधिमंडल ने ओम बिरला जी को पत्र लिख करके पूरा समर्थन दिया है कि हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि संसद चले, लेकिन जब राज्यसभा से उपराष्ट्रपति और वहां से लोकसभा अध्यक्ष जी सदन को स्थगित कर देंगे तो जनता का संवाद कहाँ होगा? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सदैव और सदैव झूठे राग अलापती। आरती जी, मैं 2 मिनट सिर्फ चाहूंगा, जार सोरस से लेकर के हर मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जार सोरस को देशद्रोही कहता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं वीरेंद्र शाह जी, उनकी पोती का जो ब्याह हुआ है वो शशांक ऋषिशंगा के साथ हुआ है। अब वो जॉर्ज सोरस की जो फाउंडेशन है उससे $300 मिलियन लेकर के भारत में इन्वेस्ट किए। बताए ना, उनकी शादी में देवेंद्र फडणवीस जी जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाते हैं, कोषाध्यक्ष की वो बेटी पोती है जो उनके वो दामाद हैं। तो अगर वो देशद्रोही हैं जॉर्ज सोरस का पैसा लेने वाले, तो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष जॉर्ज सोरस का 300 जो मिलियन डॉलर है वो लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी भरते हैं? पहली बात, इस देश की बात को स्पष्ट करें। दूसरी बात, जब जॉर्ज सोरस की संस्था भारत में आई 1999 में आती थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। दूसरी बात, जब जॉर्ज सोरस के फंड जो एनजीओ थे वो भारत में काम करना शुरू किए 2014 में, और 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये फैक्चुअल चेक करके बताए भारतीय जनता पार्टी और इसका उत्तर दे। किसी पर आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो फैक्ट्स है, आज 10 साल आप ही की सरकार है, आप ही का कोषाध्यक्ष जॉर्ज सोरस के फंडों को रिलीज कर रहा है, आप ही का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे 7 स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब उनके एनजीओ के सहयोगियों के साथ मंच शेयर करते हैं। जॉर्ज सोरस के जो भी फंड है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व आखिरकार सदन में क्यों नहीं इस पर बातचीत करना चाहता? आशीष जी, इसी प्रश्न के साथ वापस लौटूंगी। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास पहले जाऊंगी। जिस प्रकार से लगातार उपराष्ट्रपति पर, विकास जी,
उपराष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, वो प्रमोशन चाहते हैं। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज खड़गे ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं। वो हमेशा हर बार जब सत्र चलता है तो वो क्या करता है कि देश को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ये हमेशा हर बार नए नए हथकंडे अपनाते हैं। इनका काम रहता है ना तो ये संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करते हैं। आप सबको पता होगा कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई थी, इन लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया था। इनके उस समय जो नेता थे उन्होंने राष्ट्रपत्नी शब्द उनके लिए उपयोग किया था। कई बार तो इन लोगों ने उनके लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। जबकि उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी सभी के साथ कितनी विनम्रता से मिलते हैं, इसकी फुटेज आप सभी लोगों ने देखा हुआ होगा। विपक्ष के साथ भी उतना सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन चूंकि जो व्यक्ति सम्मान देने का काम करता है वो लोग लगातार उन्हें ये लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और जानते हैं, इन्हें सबको पता है, क्या ये लोग इतने मूर्ख नहीं है? इन्हें पता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हम इसको टिका भी नहीं पाएंगे। ये जो प्रस्ताव हम ला रहे हैं प्रस्ताव टिकेगा ही नहीं, ये तुरंत गिर जाएगा। लेकिन चूंकि इससे किसी प्रकार से काम में बाधा डाली जाए और लोगों को भ्रमित किया जाए, क्योंकि काम तो इन लोगों को इनके अपने अंदर ही समझ में आता है, तो अविश्वास है, इनके नेतृत्व पर ही अविश्वास है। ममता बनर्जी ने इस बात को खुद ही जो है क्या कहते हैं कि सबके साथ सार्वजनिक किया है कि इनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। जो लोग स्वयं को नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं वो दूसरों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। यह हास्यास्पद है और दुखद है। मैं तो यही कहूंगा कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, जिन्हें बालक बुद्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जड़ बुद्धि देश का गद्दार, मैच्योर करना चाहिए। और उसके बाद उन्हें जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, देश की संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और देश के सामने मुद्दा ला लोगों को वहाँ जड़ बुद्धि बैठे हैं ना, जड़ बुद्धि परमात्मा से जिनका बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है पंकज जी, जिस प्रकार से आज मैं खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी तो उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए खड़गे जी के खिलाफ। खड़गे जी ने धनखड़ के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को अपने विरोधी की तरह देखते हैं धनखड़ जी, विपक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तरक्की के लिए सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करें। बिल्कुल महत्वपूर्ण टिप्पणी की तरक्की के लिए प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। सदन में गतिरोध का सबसे बड़ा कारण है जगदीप धनखड़। धनखड़ की निष्ठा संविधान की जगह सत्ताधारी दल के प्रति है। अनुभवी सदस्यों को वो हेडमास्टर की तरह प्रवचन देते हैं। अब आप इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करिए। देखिए, धनखड़ जी के बारे में जान लीजिए कि वो एक सुयोग्य व्यक्ति हैं और उनको बहुत प्रशासनिक अनुभव है। और दूसरी बात, वो बंगाल के राज्यपाल भी रहे, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए जिसको सबने पूरे देश ने देखा है। बंगाल में जिस तरह से उनका और ममता बनर्जी के साथ में काफ़ी वैमनस्य भी रहता था, लेकिन धनखड़ जी अपने जो राज्यपाल की मर्यादाएं हैं उसकी अनुकूल वो चलते थे और सरकार को निर्देशित करने का काम करते थे। चाहे वो सरकार द्वारा जिस तरह के निर्णय दिए जाएं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में वीसी बनाने का मामला हो, पॉलिटिकल मैटर को लेके तमाम तरह के निर्णय उन्होंने दिए। और आज राज्यसभा में भी वो राज्यसभा के उपसभापति हैं और उसको वो बाकायदा उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप लगाना कांग्रेस हताशा से ग्रस्त है और उसका ये आरोप लगाना कि जो है धनखड़ जी सिर्फ पक्षपात करते हैं। आज कई साल से धनखड़ जी राज्यसभा का संचालन बखूबी कर रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस तो देखिए एक नैरेटिव फैलाना चाहती है और इसी नैरेटिव के दम पे ये आपके 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने तमाम प्रयास करके अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली। लेकिन वो तब भी जो है 3 साल के प्रधानमंत्री मोदी के जो आंकड़ा था उनका, जो मतलब एनडीए भाजपा का, उसके आगे भी नहीं जा सके। मतलब 99 पे जाके लास्ट में रुक गए और तीनों टर्म का आंकड़ा मिला जाए तब भी 240 का आंकड़ा जो इस बार बीजेपी ने प्राप्त किया उससे बाहर है। और रहा सवाल यह है कि जिस तरह से ये खाना डेकोरम पूर्ति करना और जनता को भ्रमित करने के लिए ये उनके धनखड़ जी के खिलाफ जिस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मुझको लगता है कि ये अगले सत्र में ही इसका
बहस हो पाएगी, क्योंकि अभी मात्र 14 दिन 20 पहले तारीख को खत्म हो 14 जाएगा। दिन पहले नोटिस देना होता है और संसद का सत्र जो है वो बिल्कुल। 20 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो बिल्कुल। संसद का जब सत्र अमित जी, खत्म हो ये जाएगा जवाबदेही आपकी बनती तो है 20 तारीख को कि खत्म हो बड़ी जाएगा। मुश्किल तो से अगर चीजें चल आपको सकती लाना हैं। भी था, ठीक है, लौटेंगे। एक मिनट, आप 2006 में ले आए होते तब आपका होता। और दूसरी बात सुन लीजिए आरती जी कि एनडीए के पास 128 सदस्यों का समर्थन है वहां पर राज्यसभा में, और आपके जो इंडी गठबंधन है उसके पास मात्र 108 का है। तो ये भी आंकड़े वो कम है। और दूसरी बात है, अभी ये देखिए कि जिस तरह से ये प्रस्ताव लाया गया उसको जयराम रमेश अमित जी। और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और नसीर अहमद द्वारा बकायदा लिखित या विश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। और उसमें आरजेडी हो और चाहे आपके द्रमुक हो, चाहे आपके ये आरजेडी द्रमुक समाजवादी पार्टी व ममता बनर्जी की टीएमसी, सबने उसमें दस्तखत किया और कांग्रेस सांसदों ने 60 सांसदों ने दस्तखत देके यह विश्वास प्रस्ताव लाया। संख्या बल की तो कमी है अमित जी, ना समय है भरपूर। जो समय बचा है इस जनमत के लिए, कम से कम उस पर चर्चा कर लीजिए ना। जनमत पे चर्चा कौन करना चाहता है? जब सरकार के प्रवक्ता बनके, बड़ी दुख के साथ है कहना, पहला लोकतांत्रिक मंदिर में बैठ के जिन्हें सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए और वो सरकार का पक्ष लेकर के अगर कोई बात करेंगे तो ये संवैधानिक अधिकार है। और विपक्ष के जो लोग हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो उस अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक दिन की विषय थोड़ी है, ये विगत जितने काफी समय से जब भी सत्र चल रहे हैं ये समस्याएं आती रही हैं, हमें सदन पे बोलने नहीं दिया जाता। तो जाहिर सी बात है जो हमें संविधान अधिकार देगा उसका हम प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बस इस बात को स्पष्ट कर दे कि जॉर्ज सोरेस केवल मीडिया में एक सगुफा चलाने के लिए। आप बताओ कि आपके कोषाध्यक्ष का जॉर्ज सोरेस के फंडर से क्या रिश्ता है? जो जॉर्ज सोरेस के फंड भारत में रिलीज हुई है 2014 के बाद रिलीज हुए, उनके एनजीओ चले। 1999 में जब जॉर्ज सोरेस का एनजीओ भारत आया तब वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। और वो बताएं कि जो शशांक हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के दामाद हैं। अगर फडणवीस जी उनके साथ शेयर करते हैं जो 300 मिलियन डॉलर। जवाब दे दीजिए, वही सवाल दोहरा रहे हो। ठीक है, जवाब दे दीजिए। देखो मैं बता रहा हूँ, वो स्पष्ट बताएं कि 300 मिलियन डॉलर जो लिए बैठे हैं उनके साथ इनका शीर्ष नेतृत्व तय कुर्सी शेयर कर रहा है। और फिर अगर वो आतंकवादी हैं तो आपने 14 सालों में कोई आतंकवादी की कोई जांच नहीं कराई। आप कराते ना? क्यों नहीं जांच कराई विकास जी? क्यों नहीं जांच कराई? 56 इंच की छाती जांच कराने में 6 इंच क्यों रखेगा? जॉर्ज सोरोस का मुद्दा एकदम से कहां से आपको याद आ गया? 10 साल से आपकी सरकार है पिछले। कौन सा मुद्दा? जॉर्ज सोरोस। नहीं, बिल्कुल हम उस पे जो भी चीजें हम लोग के सामने आई संज्ञान हम उस पे तो जांच करा ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी की जिन लोगों से संपर्क है पश्चिम बांग्लादेश में, जिन्होंने वहां पे अस्थिरता फैलाई, जो भारत देश के जो भारत देश के खिलाफ जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनके साथ राहुल गांधी जी मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान में जो भारत के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी जी उन लोगों के संपर्क में रहते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा देश विरोधी लोगों के संपर्क में रहते हैं और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को अपने गिराजमान में झांकना चाहिए, वो किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिल करके देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जब ये संसद का हमारा समय बचा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसमें देश के हित में कुछ चर्चा होनी चाहिए थी, तो उस प्रकार से उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके यह समय को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो भी कार्रवाई होती है वह लाइव होती है और सभी देशवासी देखते हैं। कब ऐसा हुआ कि कांग्रेस के किस सदस्य को नहीं बोलने दिया जाता है? ये क्या चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति सारा समय 116 सांसदों को निलंबित किया गया, ये क्या था? सदन और उस विपक्ष के 116 सांसदों को निलंबित किया गया, ये क्या था?
जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, पंकज जी, उनकी भी आपने अपनी देखा एक मर्यादा होगा है जगदीप और वो मर्यादा में धनखड़ जी रहकर काम का करेंगे मीम्स और का उनकी निकाला मर्यादा को जाता है, हनन वो करने पक्षी का काम सांसदों की ओर से कांग्रेस आपने भी पार्टी देखा के होगा। सदस्यों द्वारा बार बार किया गया है। आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया ठीक है, था, लौटेंगे। किस प्रकार के ठीक है, शब्दों विकास का जी, प्रयोग सदन लौटेंगे। में किया था राष्ट्रपति जी के ठीक है, लिए, ठीक है, पंकज और जी। इनके विपक्ष के नेता के वो टीएमसी के क्या एक सांसद अपमान ने नहीं था? किस प्रकार से इनकी मिमिक्री की थी। हाँ, ये बिल्कुल, ये किस इसी प्रकार बात से, है। क्या यह देश ये सब नहीं देख रहा है? बस केवल इन्हें ये दिखता है कि हमारे, अरे नहीं बोला जा रहा फिर तो इतना बोल रहे हैं, किस आधार पर ये बिना सिर पैर के आरोप लगा सकते हैं? ये निंदनीय है, दुखद है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि लाने का प्रयास करना चाहिए, वो इस प्रकार के निंदनीय कृत्य न करें। ठीक है, जो देश विकास के जी, इतिहास लौटेंगे। में पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, पहली विकास बार जी। ऐसा हो रहा है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम इन लोगों ने किया है और ये जमीन पे नहीं टिकेगा। ठीक है, पंकज जी। देखिए, देश के इतिहास में 72 सालों में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है और कांग्रेस जो है झूठ का नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट है। उसी के तहत उसने जो है संविधान खत्म हो जाएगा इस तरह का नारा देके संविधान में सर्वाधिक संशोधन करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। उसी ने सर्वाधिक संशोधन किए, फिर भी जो है चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, सबको भ्रमित करने का काम किया। उसी आधार पे उन्होंने 2024 में तो वोट प्राप्त कर लिए, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति हुई, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आपका वहाँ का महाराष्ट्र में भी ये हुआ और चाहे हरियाणा में, जहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इसलिए देखिए, कांग्रेस का इस तरह का रवैया, और कांग्रेस सदन में कुछ और कहती है, सदन के बाहर कुछ और करती है। जिस तरह से गौतम अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया और किसी तरह का कोई भी तर्क नहीं दे पाई। इसके पहले भी देखिए, सेबी के द्वारा क्लीन चिट दी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदानी को क्लीन चिट दी जा चुकी है। और दूसरी बात, कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस ने तमाम प्रोजेक्ट अदानी को दिए, उस समय उसको याद नहीं आती थी। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हो चुके राजीव गांधी ने कितने प्रोजेक्ट दिए और अदानी को खड़ा करने का काम किया। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं था, कोई सरकार नहीं थी। तो इसलिए इस तरह की बात करना, नरगल प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह किसानों की बात होती है, किसानों के बारे में सदन में कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। अब जॉर्ज सोरोस का मुद्दा है तो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे आप सदन में बोलिए, आप मांग करिए, लेकिन आप वो कुछ नहीं करेंगे। आप खाली टीवी चैनल में बैठ के और वहां बैठ के उस तरह का बयानबाजी करेंगे, भ्रामक प्रचार करना, भ्रामक चीजें बोलना। अगर आपके पास तथ्य हैं तो उसको रखिए, पटल पर रखिए, सदन के पटल पर रखिए। सदन का समय बर्बाद करना, सदन के समय में 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है एक दिन में। सदन की कार्रवाई में आपने कितने दिन सदन के बर्बाद कर दिए। गौतम अदानी के उसमें आपने वहां पर मार्च निकाला, तमाम चीज, उसमें टीएमसी अलग हो गई जो ममता बनर्जी की पार्टी है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया। उससे क्या फायदा हुआ? ठीक है, जवाब ले लेते हैं अमित जी। कोई मतलब नहीं है, ये खाली जो है जनमानस को भ्रमित करना है। और नंबर में भी आप कम है, और पहली बार 14 दिन का जो नोटिस होता है वो भी आप बिल्कुल नंबर में भी कम है, और वो 14 दिन का समय भी नहीं है। 10 सालों बाद मजबूत विपक्ष इस बार सदन में मौजूद है। जनता पूरी आस लगाए बैठी है आपके ऊपर, और क्या हो रहा है सर? देखिए, विपक्ष मजबूत है, इसी वजह से मजबूती के साथ गौतम अडानी और देश के सभी विषयों पर बात करना चाहता है। लेकिन इस सरकार ने मार्केटिंग के बहुत नए नए जरिए लगा करके रखे हैं। कुछ एक टुकड़ी गैंग तैयार करके रखा है जो सदन के बाहर विभिन्न मंचों पर बोलता है, उनके समर्थन में बोलता है, गलत को सही साबित करने का प्रयास करता है। लेकिन हम इस बात को पूछना चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस, अडानी, आप जो भी मुद्दा लेकर के आओ, सदन के पटल पे चर्चा करो ना साहब। जब आप पाकिस्तान का जिक्र करते हो, देशद्रोह का जिक्र करते हो, तो किसी के साथ रिश्ते किसके हैं? तो ये कौन नहीं जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे तो क्या देशद्रोही हो गए थे? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी देशद्रोही हो गए। हम तो इस बात को मांग करते हैं कि आपको जो भी, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी आरोप क्यों लगाती है? भारतीय जनता पार्टी के पास तो देश की पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र है। वो जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी ले आती और वो बताती कि हमारा कोषाध्यक्ष जॉर्ज सोरोस के पैसे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच शेयर करने में क्यों करता है। अगर वो देशद्रोही है भाजपा की नजरों में, अगर वो ये बता रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस भी देशद्रोही हैं, बीरेंद्र शाह भी देशद्रोही हैं, जेपी नड्डा भी देशद्रोही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशद्रोही हैं, अमित शाह भी देशद्रोही हैं, क्योंकि वो देशद्रोहियों के साथ मंच शेयर करते हैं। इस पर सवाल बोलो ना, बोलो। और ये बताओ कि जब 2014 के बाद से ही उसके एनजीओ फंड जारी हुए, जो जारी हुए हैं, तो ये किसके लिए है?
यकीनन इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव और सदैव झूठ की राजनीति को बढ़ाने का काम किया है। इनके पास तथ्यात्मक कुछ भी नहीं है, दूसरे पर आरोप फेंक करके अपनी गिरिबा को बचाने का प्रयास करते हैं, जो कि निंदनीय है। और इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गौरव हिंदुजा और जो शशांक ऋषिशृंगा हैं, इनके साथ क्या संबंध है, इनके रिश्ते किसके साथ हैं, ये किसके साथ बैठते हैं, तो इन पर इन्हें जवाब देना चाहिए। तब ये गौतम अडानी पर सदन में चर्चा करे आकर के। हमने तो नोटिस दिया है और हमने लोकसभा अध्यक्ष साहब से कहा है कि आप सदन चलाओ, हम हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में तो सदन में आके चर्चा करे और देश के सामने चीजें लेकर के आए। जॉर्ज सोरोस अगर देशद्रोही है तो जेपी नड्डा भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह रहे हैं अमित जी, उनसे अगर संपर्क रखने से देशद्रोही हो जाते तो। नहीं, देखिए पब्लिक में क्या होता है कि कभी किसी के साथ किसी के फोटो आ जाना या किसी के साथ मंच शेयर कर लेने मात्र से मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी लोग इस मंच पर थे वो सभी लोग दोषी। क्योंकि पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक रैलियों में क्या होता है कि वहां पर स्थानीय स्तर पे किन परिस्थितियों से कौन सा व्यक्ति मिलने के लिए चलाया हुआ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने पिछले क्या क्या काम किए। वो जब विदेश दौरों पर जाते हैं तो वहां पर वो किस प्रकार की बातें करते हैं, जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर किन लोगों से मिलते हैं और उनका भारत के प्रति क्या रवैया होता है। वो अपने देश को वो मैं कहता हूं जिनसे मिलते हैं उनकी तो बात छोड़िए, राहुल गांधी जी खुद ही किस प्रकार का देश विरोधी बयान देकर के विदेशों से आते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी की मंशा स्पष्ट पता चलती है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता जब सदन में जाते हैं तो संविधान की एक छोटी सी किताब लेकर के जाते हैं, ये दिखावा करते हैं कि वो संविधान को मानने का काम करते हैं। उस किताब के अंदर कुछ संविधान को सबसे ज्यादा तोड़ने मरोड़ने का काम किया है किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको पता हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कितने सारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संविधान को सबसे ज्यादा परिवर्तन किया है और कई बार तो ऐसा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बदलने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया है। चाहे वो इंदिरा गांधी जी ने वो क्या कहते हैं वो 72वां संशोधन कौन सा था, वो जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया था उसको पलटने के लिए इंदिरा गांधी जी ने किया था। फिर तो इंदिरा गांधी जी ने हद ही कर दी और इमरजेंसी लगा दी, ये तो काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। इससे ज्यादा संविधान का क्या हो सकता है। साहबानो प्रकरण में क्या कहते हैं राजीव गांधी जी ने किस प्रकार का काम किया था। तो संविधान के खिलाफ जाकर के एक मर्यादा के खिलाफ जाकर के जो देश को चलाने का काम किया गया है, डिक्टेटरशिप के साथ जो देश को चलाने का काम किया गया है वो तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, जब पावर में थी, तब भी ये लोग संवैधानिक पदों का सम्मान नहीं करते थे। आपको पता होगा चाहे वो इंदिरा जी रही हो चाहे अन्य प्रधानमंत्री थे, उस समय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई लोग किस नजर से देखते थे। जब चुनी हुई सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आपको पता हुआ कि मनमोहन सिंह जी के लाए हुए अध्यादेश को किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया था और उसके ऊपर से एक सुप्रीम व्यवस्था की गई। जिस प्रकार से 11 से 12 दिन की कार्रवाई पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज भी आरती जी हमारी बात पूरी नहीं हुई, हमारी बात पूरी नहीं हुई। आपको पता होना चाहिए कि उस समय मनमोहन सिंह जी जब 10 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, तो एक सुप्रीम व्यवस्था बनाने की प्रयास किया गया और सोनिया जी जिसकी चेयरमैन थी। संविधान में इस प्रकार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी बिल होगा तो सोनिया जी पहले उसको देखेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री करेंगे। राहुल गांधी सुप्रीम लीडर थे। इस प्रकार से जो हमेशा संविधान के खिलाफ जिन लोगों ने काम ही किया है, आज वो हमको संविधान का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। इन लोगों का इतिहास रहा है। अडानी लोगों ने मुद्दा उठाया, अडानी के खिलाफ कहीं टिक नहीं पाए। ये हुआ कि विपक्ष भी इनका साथ देने से मना कर दिया। विपक्ष ने भी कह दिया कि अडानी के मुद्दे पर हम यहाँ पे देखिए, मैं बार बार बात करना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनके किसी भी मुद्दे में दम नहीं है और ना ही यही कारण है कि जो देश की जनता कांग्रेस पार्टी कहे तो ठीक, इन्हें अपने सोचने की दिशा में परिवर्तन की जरूरत है। मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। अमित जी जवाब मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कितना लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक है, इसकी सुगबुगाहट अगर कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे तो समझ में आता है, हम राजनीतिक टिप्पणी करेंगे। लेकिन इनके जो राजनीतिक पार्टनर हैं, मतलब जो गठबंधन पार्टनर है, हनुमान बेनीवाल जी बताते हैं ना कि हम दो और हमारे दो ही की चलती है। अमित शाह जी केबिन से लात मार के मंत्रियों को भगाते हैं, ये किसने कहा है? जो मंत्री आपकी सरकार में रहे, हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि लात मारते हैं और भगाते हैं मंत्रियों को। तो ये कौन सी व्यवस्था है?
जिनको लात मार के जिन मंत्रियों को केबिन से अमित शाह जी भगाते हैं, क्या वो किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी मजहब से, किसी संप्रदाय से नहीं आते? क्या वो जनता के चुने नुमाइंदे नहीं होते क्या? अब अगर हम कहें इस बात को तो ये हम पर आरोप कह सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी खुद मंत्री थे और इनका वक्तव्य है, उन्होंने कहा हम बैठे थे और लात मार करके भगाए हैं मंत्रियों को, और ये उनकी आदत है। तो इस पर क्या स्पष्टीकरण देंगे? तो बहुत ओछे सवाल। और सुप्रीम व्यवस्था, पार्टी के अंदर की व्यवस्था, ये हर कोई जानता है। आप बताइए कि आप कितना फॉलो करते हैं? आपने जेपी नड्डा जी के चयन के लिए जो 3 बार हुआ, वो कौन सी पद्धति अपनाई? कोई नहीं जानता है। बताओ ना। तो दूसरे पर टीका टिप्पणी करना तो बहुत आसान है। ठीक है, विकास जी बाद में जवाब दे रहे, लेकिन पहले ठीक है अमित जी, ठीक है लौटेंगे। पंकज जी, जिस प्रकार से अभी तक, ठीक है लौटेंगे विकास जी, अभी एक साथ जवाब दे दीजिए विकास जी। वो पंकज जी, जिस प्रकार से 11 से 12 दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई, और ये जो प्रस्ताव लाया गया है उसके बाद भी यही लग रहा है कि आगे भी कार्रवाई ऐसी ठप हो जाएगी संसद। देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो स्वच्छ विपक्ष की भूमिका निभाने में हमेशा असफल रही है। उसको सिर्फ जो है एक झूठ का नैरेटिव फैलाना रहता है और ये कार्य करना रहता है। अगर कांग्रेस जनमानस के, हिंदुस्तान के 40 करोड़ जनता के प्रति अगर आशावान रहती या उनके प्रति उसका लगाव रहता है, तो वो संसद का एक एक मिनट बहुमूल्य समझती, और वहां तमाम जो बजट तमाम जो वहां पर आपके रखे जाते हैं, ये जो आपके मतलब बिल रखे जाते हैं, उन बिलों पे गहन विचार विमर्श करती, जिससे वो बिल गहन विचार विमर्श से पास होते। लेकिन कांग्रेस का रवैया हमेशा इस तरह का रहा है, जिस तरह के रवैये से के कारण आज जो है गौतम अडानी के मुद्दे पे 11-12 दिन उसने सदन के बर्बाद कर दिए। उससे क्या मिला आपको? और आप कई जगह आप जिस तरह से आपने वहां सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे आपने कितना हंगामा किया था, वो सब चीजें नकारात्मक निकली, उसमें कोई तथ्य नहीं पाए गए। राफेल पे कितना हल्ला मचाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दिया, जो 36 राफेल खरीदे जा रहे थे फ्रांस से। तो कांग्रेस का तो ये इसी तरह का अंदाज रहा है। कांग्रेस का सिर्फ और कोई कार्य नहीं है, इसीलिए कांग्रेस आज देश के सारे राज्यों से साफ होती जा रही है और वो पिछलग्गू पार्टी बन गई है। चूंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, 5,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, वहां आपके नेशनल हेराल्ड घोटाले में। उसी को सहमित करने के लिए ये लोग एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से वहां पर आपके चाइना एम्बेसी में मिलने गए थे, और उसके बाद मीडिया ने जब उसको, हमी मीडिया के लोगों ने जब उसको पुरजोर तरीके से दिखाया, तब राहुल गांधी ने उस पर जवाब दिया। लेकिन पहले ये नहीं बताया अंत तक कि वो क्या करने गए थे। कई घंटा पहले गए, कई घंटे वहां पर उसमें रहे, कई साल पुरानी बात है ये। और मीडिया चिल्लाता रहा, पूछता रहा, लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि 2 घंटे की मीटिंग में उन्होंने चाइना से क्या, चाइना एम्बेसी में क्या वार्तालाप किया, तो इस बात का जवाब नहीं दिया। तो कांग्रेस का तो रवैया इसी तरह का रहा है। और कांग्रेस के राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बुराई करने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं, भारत के विकास की कोई बात नहीं करते, इस तरह का कृत्य करते हैं। इस पे भी कांग्रेस को बोलना चाहिए। वो मतलब है देश के अंदर आप करिए, लेकिन देश के बाहर जाके आप देश के लोगों की और देश की गतिविधियों की वहां बुराई करिए। ये कितना शर्मनाक है। राहुल गांधी इस तरह का कृत्य करते हैं, इसीलिए देश की जनता उनको नकार रही है और नकारती रहेगी। और राज्यों में भी देखिए देश की जनता उनको नकार रही है। अभी महाराष्ट्र में ताजा देखिए प्रमाण है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, और वहां हरियाणा में जिस तरह का ये लोग नैरेटिव चला रहे थे कि बस सरकार बनने जा रही है, वहां भी हार का मुंह ठीकरा फूका, और वहां भी इनका जो है महाराष्ट्र में भी इनको हार का मुंह। ठीक है अमित जी, जवाब दे दीजिए। देखिए कुछ एक लॉबी है जो सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछती, वो सत्ता पोषित लॉबी है, और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक सिनेरियो गढ़ने का प्रयास करती है कि मोदी जी ने ये तीर मारा, मोदी जी ने वो तीर मारा। कभी उस लॉबी में अगर हिम्मत हो तो पूछिएगा कि राहुल गांधी जी चाइना गए थे, उस पर सवाल तो बहुत सख्त दागते हो। कभी मोदी जी जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे, तो क्या वो आतंकवाद को समर्थन देने गए थे? क्या उस पर कभी स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा? देखिए, एक लॉबी क्रिएट की गई है अडानी के द्वारा पोषित और मोदी के द्वारा पोषित और पल्लवित, कि वो अडानी का नाम लो तो सरकार तो बिलबिलाती है, और दूसरा जो एक लॉबी है वो कभी ये नहीं कहेगी कि सरकार से कभी नहीं कहेगी, सरकार अगर अडानी पर परिचर्चा कर ले तो सरकार का क्या चला जाएगा, सरकार को क्या दिक्कत है। ये एक लॉबी तैयार की गई है जो सदैव छद्म राष्ट्रवाद से प्रेरित है, और यही नहीं विभिन्न मंचों पर उनके यही वक्तव्य निकलते हैं। हम उनसे ज्यादा बड़े अपेक्षा करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग राष्ट्रवाद से प्रेरित होते हैं, तो देश के बाहर जाके देश की बुराई नहीं करते। अरे मैंने बोला नहीं, अडानी से प्रेरित रहो, देश की बुराई नहीं करते, अमेरिका जाके अडानी से प्रेरित रहो, अडानी से प्रेरित रहो, अडानी से पल्लवित रहो,
मैंने बोला ही नहीं, मैंने पंकज जी के बीच में नहीं बोला, मैंने बहुत ध्यान से सुना। अब जब आरोप लगाते जब आरोप लगाते हो तो कम से कम सुनो। मैंने आपके विषय में एक शब्द नहीं बोला। अमित तिवारी तुम भी सुनो। फिर निजी टिप्पणी हो गई। आरती जी या तो मैं पैनल से अगली बार नहीं बैठूंगा, ठीक है, या तो आप मैंने आपके बीच में आप जिस तरह कर रहे हैं सुनो, आप जैसे कर रहे हैं सुनो, तो मैं भी तुमसे कर रहा हूं, तुम भी सुनो। मैंने ठीक है पंकज जी, ठीक है, मैंने तुम कह के नहीं संबोधित किया आपको, ठीक है। आप निजी तौर पे चीजों को लेके जाते हैं। मैंने आपके वक्तव्य में एक बार भी कुछ नहीं बोला और मैंने आपका नाम तक नहीं लिया है। ठीक है, ठीक है, अपनी बारी में बोलिए। आप क्यों टीका टिप्पणी बीच में ठीक कर है, रहे हैं? ठीक है, अमित जी अपनी बात रखिए। मैंने ना आपका बीच में नाम लिया है ना मैंने आपके बीच के वक्तव्य में कोई इंटरप्शन किया है। आपको आवश्यकता नहीं कि आप इंटरप्ट करें। मैंने आपकी बात सुनो सुनो तो हम भी कहेंगे, आप भी सुनो, तुम भी सुनो। ठीक है अमित जी, वापस मुद्दे पे आते हैं। जॉर्ज सोरोस एक गंभीर मुद्दा है ना, अगर उसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग इस पर मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं तो विपक्ष को अपनी जगह बैठने की नसीहत अगर उपराष्ट्रपति दे रहे हैं, सभापति, तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बात हो। हम चाहते हैं कि ये लॉबी पीछे से चीखने और चिल्लाने का काम करती है जो विभिन्न जगहों से। ये पूछे कभी सवाल ना कि जॉर्ज सोरोस का जो निवेश है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष क्या करता है, जो प्रधानमंत्री है वो क्या करता है, जो गृह मंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करता है, जो उनके संबंध है, जो उनके मंच शेयर करते हैं। $300 मिलियन की फंडिंग हुई है भाई शशांक को, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ मंच शेयर करते हैं। तो कभी सवाल तो पूछे। और भारतीय जनता पार्टी जिन्हें आज देश के लिए आंतरिक खतरा बता रही है, हम कांग्रेस पार्टी भी इस बात पर संजीदा है कि वो इस बात की जांच करा के सामने ले आए, क्योंकि देश की सारी एजेंसियां उनके सामने है। तो निकलेगा ना कि देवेंद्र फडणवीस जी जब जॉर्ज सोरोस के फंडर के साथ बैठे थे तो वो कौन सी आंतरिक असुरक्षा पैदा कर रहे थे। तब पता चलेगा कि जेपी नड्डा जी जो मंच साझा करने गए थे उसमें कौन सा आतंकवादी शामिल था और कौन सी देश विरोधी गतिविधियां थी। तब पता तो लगेगा ना इस बात को कि केवल एक झूठा और राग अलापना और जिसको ढकने के लिए कुछ एक तथाकथित टुकड़ी को खड़ा कर देना, यही भारतीय जनता पार्टी जानती है क्या? तथ्य तो देश के सामने आने चाहिए। और हमारे नेताओं ने आज सदन के फोरम पर ओम बिरला जी को भी पत्र लिखा है और कहा है कि हम सदन पे हर परिचर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार उन परिचर्चा के लिए तैयार रहे और अध्यक्ष जी सदन को सुचारू रूप से चलने दे। सदन में सबसे ज्यादा हंगामा भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। ठीक है विकास जी। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनका एक काम है कि अन्यथा गलत से उल्टे सीधे आरोप लगाना, लोगों को भ्रमित करना और काम को ना होने देना। इस प्रकार की कांग्रेस के जो हमारे नेता अभी बोल रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं उनमें स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी दिशा से भ्रमित हो चुकी है और लगातार वो मूल्य विहीन राजनीति कर रही है और उनके नेता राहुल गांधी जी के आसपास केंद्रित है और राहुल गांधी जी जिनके पास कोई विजन है, उन्हें कुछ पता नहीं, वो 99 सीट लेकर के आए तो उन्हें लगता है कि वो सबसे बड़े नेता हो गए हैं और उन्होंने अपनी जीत बताई और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग जो चाहते हैं वो करा जाते हैं। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, राहुल गांधी जी ने ही कहा है कि हम लोग जो चाहते हैं वैसा होता है, जैसा चाहते हैं सरकार से वैसा करा जाते हैं। आप लोग को पता होगा राहुल जी का स्टेटमेंट। फिर अगर राहुल जी इतने पावरफुल है तो फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और ये राज्यसभा में हमें बोलने नहीं दिया रहा। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? एक बार आप कह रहे हो कि हम जो चाहते हैं वो होता है, फिर आप कह रहे हो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस संसद में जो होता है वो कार्रवाई तो सभी लोग देखते हैं। आप जो बताइए कि कब राहुल गांधी जी बोल रहे हो उनको बोलने से रोका गया हो, प्रियंका जी कब बोल रही है उनको बोलने से रोका गया हो, या खड़गे जी बोल रहे हैं अडानी पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? बहुत सीधा सवाल। सम्मानजनक भाषा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जॉर्ज सोरोस पे का मुद्दा होना चाहिए, तो अडानी पर क्यों नहीं चर्चा? जल्दी से समय का अडानी पर क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? नहीं, अडानी पर क्यों नहीं चर्चा से कौन भागता है? चर्चा पर तो लगातार हम लोग चर्चा करने को तैयार है। जब चर्चा कहीं तैयार नहीं है, अडानी का जैसे मुद्दा आता है हाउस इज एडजर्न, वो फेंकते हैं
आपको पता होगा पहली ठीक है, बार लास्ट ऐसा में हुआ कि पंकज जी, इतने जल्दी सांसदों से। को निलंबित करने का काम ठीक किया है, गया। पंकज जी, ये क्या लास्ट। चाहते हैं ये देखिए अदानी के मुद्दे पे जिस तरह से नैरेटिव ठीक है, विकास जी, समय कम है। अदानी के मुद्दे पे जिस तरह का नैरेटिव फैलाने का काम किया गया कि एलआईसी के शेयर गिरने लग दिए हैं, अदानी ने पैसा लगा दिया, एलआईसी को बर्बाद कर देगा, जीवन बीमा निगम को, वो भी विकास क्लियर हो जी, गया। सुन लीजिए। किसी प्रकार की कोई वो उसमें टिप्पणी नहीं निकली, किसी प्रकार का कुछ नहीं सामने आया सच। और दूसरी बात, जिस तरह से अदानी के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को खारिज कर दिया है, तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अभी आपने देखिए जिस तरह से वोटिंग के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने ईवीएम को खारिज करने का काम किया, ईवीएम को खारिज करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाया कि दोबारा इस तरह के टिप्पणी मत करिएगा और इस तरह के नैरेटिव फैलाने का काम मत करिएगा, ईवीएम सुरक्षित है। और ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग ने भी उसको क्लियर कर दिया। तो ये लोगों का काम ही नाच में विकास जी की आवाज नीचे कर दीजिए। नाच से आगे बढ़ा, ये कांग्रेस की पुरानी कहावत है, उसी के तहत ये लोग चल रहे हैं। और इसी का कारण है कि कांग्रेस आज पूरे देश के राज्यों से, चाहे केंद्र शासित हो, चाहे आपके 28 स्टेट, 8 केंद्र शासित राज्य, कांग्रेस हर जगह से साफ हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से विकास जी सुन लीजिए, जबकि इन्हें भी पता है पीसीआर की टीम से कहना चाहूंगी आवाज नीचे कर दें। ना तो हम ठीक है, अमित जी लास्ट मिनट। देखिए, हम सदैव चाहते हैं कि देश में सार्थक परिचर्चा सदन के अंदर हो, लेकिन कुछ अडानी के चंपू अडानी को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक और बाहर भी तैयार बैठे हैं, जो अडानी को जस्टिफाई करने में लगे हैं। लग रहा है घोटाला क्यों अनर्गल बात है, इसमें कौन सी अनर्गल बात हो गई? कौन सी अनर्गल बात करिए, जब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, सेबी से खारिज हो गया, तो क्या मैटर? जांच कराने में क्या देश की बात करेंगे कि बार बार ईवीएम को लेकर आपने कितना और बचाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? आपको ये जानकारी को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर आपकी पार्टी ने कितना हल्ला मचाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसलिए इस तरह का डिसीजन लेने से वो नहीं है। मैंने बोला ना, अपने गिलाबान में कांग्रेस यही सबक है कि जब कभी दुखती नफ्स पर रखो तो खुद पढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा कि सदैव सुप्रीम कोर्ट, आप जिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के नियमों को भी भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर बदला है। उन पर कभी बोलने की हिम्मत करिए, तब उन सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दीजिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली सरकार के अधिनियम को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल करके संसद से लेके गई है। तो जब बड़ी संसद है, तब संसद में कार्रवाई के लिए क्यों हो चुकी है? अमित जी डिबेट पर ही देखिए, हम चाहते हैं कि सदन की जो परिचर्चा है वो सारगर्भित तरीके से चले, लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष और हमारे सम्मानित अध्यक्ष का भी दायित्व है कि वो सदन की परिपाटी को बनाए रखें और हाउस एडजर्न ना करके सार्थक और सारगर्भित परिचर्चा का वातावरण। विकास जी जल्दी से लास्ट कमेंट। जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस के लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए और उन्हें चाहिए कि यहाँ एक बहुमूल्य समय होता है, 3 या 4 बार ही होते हैं जब सदन को चलने का अवसर होता है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे निर्णय होने चाहिए, ऐसी सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए जिससे देशवासियों का कुछ भला हो सके। लेकिन हर बार का इनका वही शुरू था, पिछले 10 सालों से एक ही चीज चली आ रही है कि हंगामा और उसके बाद कभी अडानी। बस इसके अलावा आप पिछला याद करिए, पिछले सालों से बस इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। जब भी ये आते हैं हंगामा करते हैं और सदन को बाधित करने का काम करते हैं। यह चाहते हैं कोई नए कानून न बन पाए, देश के हित में कोई फैसला न हो पाए, क्योंकि ये हमेशा राष्ट्र विरोधी वो लोग रहे हैं, देश हित नहीं चाहते हैं। ये बस अपना और अपने परिवार का भला चाहते हैं। चूंकि पिछले इनको सत्ता में रहने की आदत पड़ चुकी है और जब देशवासी इस चीज को समझ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो अपने बेसलेस आइडियाज की वजह से अब ये वापस सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इन्हें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, देश को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश के हित में क्या है, देशवासी क्या चाहते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आगे दिनों में चर्चा चल पाएगी या नहीं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस प्रकार से लगातार संसद में पुरजोर हंगामा देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ नोटिस संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अडानी का मुद्दा हो, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो, इस पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष
अड़ा हुआ नजर आ रहा है कि हमें इसी मुद्दे पर ही चर्चा करना है और यही कारण है लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है सदन। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या आगामी दिनों में कार्रवाई चल पाएगी क्या। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।